राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो पिछले कुछ वर्षों में पाठ्यक्रम की आयोजन किया गया है, तो बीए के जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, उनके लिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास का है। और इस प्रश्न पत्र में क्या सामग्री पढ़ाई जाती है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या विषय वस्तु देखी जाती है, चलिए उसके बारे में एक बार देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इसमें जैसा कि हम यहाँ अभी देख रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, वास्तु एवं संस्कृति। तो इतिहास, वास्तु और संस्कृति। वास्तु मतलब आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का यहाँ अर्थ ये है कि किस प्रकार के भवन इत्यादि बनाते थे वो। और संस्कृति, संस्कृति मतलब कि वो किस प्रकार का उनका जीवन था, जीवन में क्या क्या विशेष घटनाएं होती थी, कैसे क्या व्यवहार करते थे इत्यादि। तो और इसके बाद जो है, इसमें जो हम दृष्टि रखने वाले हैं, उसमें यहाँ पर विशेष जो ध्यान दिया जाएगा वो भारत की आरंभिक सभ्यता और उसका विश्व के साथ क्या किस प्रकार का संबंध था, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। आपको पढ़ाया जाएगा और आपसे इन विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इस पुस्तक में भारत की आरंभिक संस्कृति पहली इकाई में इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। सबसे पहले तो विद्यार्थी को ये जानना होगा कि इतिहास को जाना कैसे जाए, किन बातों को, किन बिंदुओं को, किन चीज़ों को समझते हुए इतिहास को जाना जाता है। जैसे शिलालेख इत्यादि, और वास्तु, कैसे भवन बने, लोगों के जो जैसे सिक्के इत्यादि मिलते हैं, ऐसी चीज़ें जो समय के साथ बहुत अधिक खराब नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं वो रहती नहीं है। जो जैसे वास्तु इसलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए पत्थरों से बने हुए कोई भवन है, तो पत्थरों की आयु काफ़ी समय होती है, इसलिए उसके बारे में बताया जा सकता है, उसके बारे में समझाया जा सकता है। इसी प्रकार जब सिक्के मिलते हैं, तो सिक्कों की बनावट से, उनके पाए जाने के, उससे उस समय के समाज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जानकारियाँ और भी होती हैं। हमारे भारतीय इतिहास में दो समस्याएं बड़ी प्रमुख रही हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ का जो जलवायु है, वातावरण है, वो ऊष्म और आर्द्र। ऊष्म मतलब गर्म और आर्द्र मतलब जिसमें नमी रहती है। तो अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि इस जलवायु में चीज़ें खराब बहुत जल्दी होती हैं, बिगड़ती बहुत जल्दी हैं, डिके करती, क्षय उनका बहुत जल्दी होता जाता है। विश्व में और देशों में, जैसे जहाँ रेगिस्तान है या जहाँ बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पर चीज़ें दबी रह जाती है। रेगिस्तान में बहुत शुष्क होता है, बहुत ड्राई होता है, तो वहाँ की चीज़ें खराब नहीं होती जल्दी। और ठंडी जगहों पे ठंड के कारण खराब नहीं होती, जो उनको ना उनमें बैक्टीरिया लगते हैं, ना उनमें बाकी चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, ना उनमें मिट्टी और पानी के कारण क्षरण होता है। तो हमारे देश का इतिहास जानने में ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक जो इतिहास जानने वाले हैं, और विशेष करके पाश्चात्य सभ्यता से जिन्होंने अपनी शिक्षा ली है, उनके पास जो भी इतिहास जानने के स्रोत होते हैं, वे कुछ सीमा तक तो काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन उनसे पूरी बात समझ में नहीं आती है। क्यों? और इसके बाद एक तीसरी बात जुड़ जाती है, जो कि एक और भी बात है। वो ये है कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले जो हमारे लोग थे, उन्होंने, और उनके बाद आने वाले बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने उनकी जो जीवन की जो विचारधारा होती थी, वो ये होती थी कि हमारा जो कुछ भी इस जीवन में है, वो जीवन समाप्त, तो उसका जो बाकी चीज़ें वो भी समाप्त। कैसे? जैसे एक उदाहरण समझिए, अन्य सभ्यताओं में लोग बाग जो मृत व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं। रहता किसी का नहीं है, लेकिन चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हमारे भारत में इसका बिल्कुल उल्टा चलता रहा है
जो कुछ भी शरीर जैसे ही समाप्त हुआ तो वो कोई उसके कारण कोई बीमारी ना हो, कोई, और देखिए बीमारी ना हो उसका भी एक चक्कर होता है। वो बात ये होती है कि आप जो है अगर ऊष्म और आर्द्र है तो जो जो मृत व्यक्ति का शरीर है बहुत जल्दी सड़ निकलने लगता है, उसमें कीटाणु बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते थे, फटाफट जला देते थे। जलाने के दो कारण होते थे, एक तो बीमारियां फैलने की संभावना, और दूसरी हमें लगता था कि शरीर समाप्त तो सारा कार्यक्रम समाप्त। और हमारे इतिहास में एक और भी बात रही है, वो ये कहते रहे हैं कि जो मृत होने वाली चीज़ है, जो आने जाने वाली चीज़ें हैं, उनका क्या हिसाब रखना। तो ये एक विचारधारा भी रही है। तो ये कई ऐसे कारण हैं जो कि हमने भारत के लोगों ने जो इतिहास का संरक्षण उस प्रकार से नहीं किया जैसे बाकी विश्व के लोग करते हैं। जिन चीज़ों को वो संभालने के यूज करते हैं हम उन्हीं को हटा देते हैं, और जानबूझकर हटा देते हैं, क्योंकि वो एक तो वातावरण की समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, और दूसरे उससे विरक्त की बात होती है। विरक्त की बात क्या होती है कि भाई जब मर गया तो अब दोबारा तो वापस आना नहीं है, जब आना ही नहीं है तो हम उसके पीछे क्यों चिपटे रहें। तो ये एक ऐसी विचारधारा है, वो केवल भारत में पाई जाती है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इन दोनों कारणों से हमारा जो इतिहास के बारे में जो हमारी संरक्षण है वो कुछ अलग प्रकार से हुआ है। तो अब इन दोनों को बातों को देखते हुए हम जरा समझते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, हमारे स्रोत क्या हैं, वास्तु के साक्ष्य क्या उपलब्ध हैं, वैदिक साहित्य में क्या कुछ पता चलता था, वेदांग साहित्य से हमें क्या पता चलता है, रामायण महाभारत इत्यादि से क्या बात निकल कर आती है। तो ये सारी बात हम पहली इकाई में पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में हम सिंधु सरस्वती की सभ्यता आरंभ, उसका कैसे आरंभ हुआ, विस्तार कैसे हुआ, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, उनके समय का सामाजिक व धार्मिक स्वरूप क्या था। और ये बात हो रही है लगभग 4000 3,500 साल पुरानी। तो उनकी कैसी स्थिति थी। और जैसा कि हमने पहले भी एक दो बार बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये लगभग आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जगहों पर पड़ती है। तो वो हम मुख्य भारत की धारा से बाहर की चीज़ है। ये मुख्य भारत कहीं और है, और ये सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता है वो हमारी सीमांत सभ्यताएं हैं हमारे समय की, और हमारे समय की नहीं, हमारे क्षेत्र की। उनमें प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनका सामाजिक धार्मिक स्वरूप क्या था, उनका विश्व के से क्या संपर्क था। अब और भी बात है कि इन जो ये सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं पाश्चात्य देशों से और हमारे देशों से कैसे एक दूसरे से उनका संपर्क होता था, उन सब के बारे में भी बात होती है यहाँ पर। और वैदिक सभ्यता का सिंधु सभ्यता से और पाश्चात्य सभ्यता से क्या संबंध था उसके बारे में बात होती है यहाँ पर। तीसरी इकाई में बात होती है। अब हम चौथी इकाई में चलते हैं। चौथी इकाई में पौराणिक युग की संस्कृति आती है, सामाजिक संस्था और नैतिक आधार। पौराणिक युग जो है जिसको कि हम इस पौराणिक युग को समझने का एक साधारण तरीका ये है, इसको वैदिक युग भी कहते हैं। और इसके वैदिक और जो ये जैन और बौद्ध धर्म हुए इनके बीच का है पौराणिक युग। तो मतलब वैदिक युग सबसे पुराना, और उसके बाद पौराणिक युग, फिर जैन और बौद्ध का समय। जैन और बौद्ध का समय 5वीं 6वीं शताब्दी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर करीब करीब 1000 या 2000 और साल पीछे चले जाइए आप, तो लगभग 2500, 4000, 4500, 5000 साल पुरानी बातें हो रही हैं। समय यहाँ पर संख्याओं से ठीक से पता नहीं चलता है कि वो 4000 है कि 6000 है कि 10,000 है, क्योंकि इनके बारे में भी कोई ठीक से बातें बिल्कुल निश्चित रूप से तय नहीं हो पाई। अभी लोग बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी चली हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इन पे काम चल रहा है। तो अगर यदि आपको इतिहास में रुचि है और आप इस बारे में भविष्य में आप इस बारे में और जानने की चेष्टा कर सकते हैं कि भाई क्या था हमारा इतिहास 500 ईसा से 500 साल पूर्व, हमारा इतिहास कैसा था।
तो चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें एक बात और भी थी कि ये जो प्रश्न पत्र है दो विभागों में है। पहला भाग है भारत की आरंभिक संस्कृति और दूसरा भाग है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में 4 जो इकाइयां हैं, उनमें बात ये हो रही है कि अध्ययन के स्रोत क्या हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास कैसा हो रहा है। तो कैसे कैसे नदी घाटी की सभ्यताओं का विकास हुआ। और इसमें जैसे हमारे भारत में देखिए आप, तो उत्तर में गंगा और यमुना जो हिमालय से आती हैं, उनकी वो जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ पर सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ। इसी प्रकार सारे विश्व में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही केवल हुआ। ये एक अलग बात है कि गंगा और यमुना के बीच में हमें कुछ ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जो, और एक तो भारत वैसे ही सुरक्षित रहा है बाकी के विश्व से, और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो अलग से सुरक्षित है और बहुत उपजाऊ भी रहा है। तो इन दोनों कारणों से वहाँ पर सभ्यता मतलब जो लोग भी रहे वो बड़ी आसानी से रह पाए उन विषम परिस्थितियों में भी। तो इसलिए वहाँ पर सभ्यता सबसे अधिक बढ़ी। लेकिन अभी हम इसको जब विश्व में नदी घाटी सभ्यताओं का विकास देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है, जैसे नील नदी की सभ्यता या और, तो वो हम आगे देखते हैं कि करके किन के बारे में बात हो रही है। तो हम छठी इकाई में चलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, उद्भव, कैसे बढ़े वो लोग, विकास और विस्तार कैसे हुआ, सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताएं किस प्रकार थी उनकी मेसोपोटामिया की। और उसके बाद सुमेरियन सभ्यता, ये जो इजिप्ट में सारी सभ्यताएं हैं उनकी बात हो रही है। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरियन, ये सारी सभ्यताएं। तो और ये इन जो सभ्यताएं हैं इनके बारे में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में भी थोड़ा जानिए। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इन सभ्यताओं पर उनकी भौगोलिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा। और ये भी प्रश्न मन में उठता है कि ये यहाँ पर जहाँ पर मनुष्य पहुँचे वहाँ पर वहीं पर क्यों पहुँचे, कहीं और क्यों नहीं पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद उनका जीवन कैसे चला। तो ये सारे इतिहास के विषय होते हैं। देखिए, इसलिए 7वीं इकाई में नील घाटी की सभ्यता का उदय और विकास। नील नदी जो है अफ्रीका में चलती है और ऊपर उत्तर से लेकर काफ़ी नीचे तक जाती है। तो जो नील नदी है बहुत लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसके आसपास, इसके तट पर सभ्यता जो बनी वो कहलाती है नील नदी की घाटी की सभ्यता। और उसका कैसे विकास हुआ, उदय कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रकृतियां क्या थीं, यह सब जानकारी हम इस इकाई में प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इनके बारे में विचार करेंगे। और इसके बाद हम अगली इकाई पर पहुंचते हैं, वो है 8वीं इकाई, जिसमें हम चीन की सभ्यता, उद्भव, विकास और उनकी अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब ये एक बात और जुड़ गई है, ये 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति बनी है उसमें ये एक चीज़ बदल गई है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से प्रायोगिक कार्य भी किए जाते हैं, प्रोजेक्ट भी किए जाते हैं। तो आपको इन विषयों में अपने लिए कोई प्रश्न ढूंढकर या आपके अध्यापक के बताए हुए प्रश्नों के अनुभव पर आपको उनमें कुछ प्रायोगिक कार्यक्रम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी खोज करनी पड़ेगी जिससे कि आपको कुछ विषय में इसकी हर इकाई में कुछ अलग जानकारी प्राप्त हो। और इसका उद्देश्य है कि आपको विषय में रुचि बने, रुचि में थोड़ी गंभीरता आए, रुचि के अंदर थोड़ी और विषय में थोड़ी गहराई आए, ताकि जब आप आगे चलकर नौकरी ढूंढने के लिए या आगे पढ़ाई करने के लिए पढ़ें तो आपको जो अभी का पढ़ा हुआ है वो आपके साथ चले। तो ये था इस जो हमारा बीए का प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रश्न पत्र, उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी। अब हम किसी अन्य पाठ्यक्रम को लेकर पुनः मिलेंगे।